आज का हमारा टॉपिक है मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरोजेनेसिस। तो पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट व्हाट इज मेगास्पोरेंजियम और व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। एज वी ऑल नो दैट थैलेमस पर प्रेजेंट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज फाउंड और दैट इज प्रेजेंट in thalamus. Now each member of gynoecium is called as कार्पल। ठीक है, प्रत्येक मेंबर जो होता है गाइनोशियम का उसको हम कार्पल बोलते हैं। और ईच कार्पल जो है वो 3 ऑर्गन से मिलकर के बनता है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। If we talk about the composition of carpel, it is made up of 3 organs, that is stigma, style and ovary, जो कि हम पहले से जानते हैं। Now इफ़ द कार्पल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, अगर जो कार्पल्स होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े हुए कंडीशन में होते हैं, तो उस कंडीशन को हम सिन कार्पस कंडीशन कहते हैं। सिन मीन्स फ्यूज्ड। नाउ इफ कार्पल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, अगर वो फ्यूज्ड कंडीशन में नहीं होते, इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं, सेपरेटेड प्रेजेंट होते हैं, देन दैट केस में हम उस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। एपो मीन्स फ्री। नाउ as we all know that carpel is a modified megasporophyll, right? Now कार्पल के ओवरी में अंदर की तरफ वॉल जो होती है उससे अटैच्ड ओव्यूल्स होते हैं, राइट? अंदर की जो वॉल होती है कार्पल की ओवरी में, वहाँ पर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ओवरी में ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। प्लेसेंटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी। And what is ovule? तो ovule is a megasporangium. What is ovule? Ovule is a megasporangium. So here we are going to study the structure of ovule, that is the structure of megasporangium, right? And the formation of megasporangium or the process of formation of megasporangium is called megasporogenesis. Now ovary में कार्पल्स की जो मार्जिन्स होती हैं उनके फ्यूज होने के स्थान पर कार्पल की जो इनर वॉल होती है वो मेरिस्टेमेटिक आउटग्रोथ करती है और उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ओव्यूल्स प्लेसेंटा पर ही डेवलप होते हैं। नाउ अगर हम टिपिकल ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो टिपिकल ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमें अबाउट 8 पार्ट्स दिखते हैं। सम ऑफ देम आर फ्यूनिकुलस, हाइलम, रेफे, nucellus, chalaza, integuments. Integument is again divided into 2 parts, that is outer and inner integument, embryo sac and microsporophyll. So these are the 8 parts of typical ovule. If you talk about the structure of typical ovule, ये जो 8 पार्ट्स की हमने बात करी इन्हें हमें डिस्क्राइब इसमें करना है from funiculus to micropyle, right? Now here you can see it in the diagram. We have described all the structures that are present in a typical ovule or megasporangium. Now we will study in detail about all these 8 parts that are seen in ovule or megasporangium. Now first part we will talk about funiculus, nucellus, raphe and hilum. About these 4 parts we will take it combinedly as first point of structure of ovule. Now as we all know that ovule is attached to the placenta by a stalk which is called funiculus. We can see all these parts in the diagram mentioned above. Ovule जो होता है प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है एक स्टॉक के द्वारा, एक व्रंत के द्वारा, जिसे फ्यूनिकुलस कहते हैं। The point where funiculus is fused with ovule is called hilum. वो पॉइंट, वो स्थान जहाँ पर फ्यूनिकुलस ओव्यूल से जुड़ता है, उस स्थान को, उस पॉइंट को हम हाइलम कहते हैं। In anatropous ovule, funiculus or stalk reaches to the upper part of the ovule which is called raphe. एनाट्रोपस ओव्यूल में, एनाट्रोपस ओव्यूल कौन सा होता है? ओव्यूल जहाँ पर माइक्रोपाइल जो है इट कम्स टू लाई क्लोज टू द फ्यूनिकुलस। माइक्रोपाइल फ्यूनिकुलस के पास में, समीप आ जाता है ड्यू टू यूनिलेटरल ग्रोथ ऑफ ओव्यूल।
ओव्यूल में यूनिलेटरल ग्रोथ के कारण या उसकी वजह से। तो ऐसे ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। और एनाट्रोपस ओव्यूल में फ्यूनिकुलस या स्टॉक जो होता है वो ओव्यूल के ऊपर वाले भाग में, अपर पार्ट में पहुंच जाता है, जिसे रेफे कहते हैं। The main body of ovule is made up of mass of parenchymatous cells called nucellus. Now, ovule की जो मेन बॉडी होती है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स के मास की, यानी कि ग्रुप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है, जिसे न्यूसिलस कहते हैं। और ओव्यूल जो है दो तरह की इंटेग्यूमेंट्स से कवर्ड होता है, दैट इज आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स। नाउ द इंटेग्यूमेंट्स आर ओपन एट द इंटीरियर पोर्शन ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के जो इंटीरियर पार्ट होता है, ऊपरी भाग होता है, वहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स खुलती हैं और ये जो ओपनिंग होती है इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। वहीं जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ओव्यूल का पिछला हिस्सा, जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट, उसे हम चलाजा या चलाजल एंड कहते हैं। नाउ इन द सेकेंड पार्ट we will talk about embryo sac or female gametophyte. So, a bag-like structure is present in the nucellus which is called as embryo sac. Nucellus में एक bag-like structure present होती है जिसे embryo sac कहते हैं. It is haploid in nature, यह haploid प्रकृति की होती है, in which 8 nucleated and 7 celled condition is found in case of angiosperms. Now, इसमें angiosperms में 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड कंडीशन पाई जाती है। नाउ 3 सेल्स आर प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर एंड दैट फॉर्म्स एन एग apparatus which is composed of 1 central egg cell and 2 lateral synergid cells और sister cells। यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये तीनों सेल्स एग apparatus का फॉर्मेशन करती हैं। इनमें से एक सेंट्रल एग सेल होती है जबकि 2 लेटरल सिनर्जिड सेल्स या सिस्टर सेल्स कहलाती हैं। एट चलाजल एंड 3 एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट। चलाजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स पाए जाते हैं। नाउ इन द मिडिल पोर्शन ऑफ एम्ब्रियो सैक, अगर हम एम्ब्रियो सैक का बीच का भाग देखते हैं तो उसमें 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई या पोलर बॉडी या एंडोस्पर्म मदर सेल के नाम से जाना जाता है। Now, in third part, we will talk about integuments. Now, according to the number of integuments, there are 4 types of ovules. कितने number of integuments present हैं, इस behalf पे ovules को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। That are ategmic, unitegmic, bitegmic and tritegmic ovules. First, we will talk about ategmic ovule. Now, this category of ovule is generally seen in parasitic angiosperms and in them the integuments are absent. Ategmic means absence of integument या without any integument. Example of ategmic is Orchidaceae, Lorenzaceae, Balanophorinaceae and Olicaceae. Now next is unitegmic. Uni means single. Now ovules with one single integument are called unitegmic. सबसे पहले now the ovules of angiosperms are mostly either unitegmic or bitegmic. एंजियोस्पर्म्स के जो ओव्यूल्स होते हैं या तो उनमें एक इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होती है तो उनको यूनिटेग्मिक बोलेंगे, या फिर उनमें 2 इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होती है तब हम उनको बायोटेग्मिक बोलते हैं। नाउ डेवलपमेंट ऑफ यूनिटेग्मिक ओव्यूल टेक्स प्लेस बाय 2 मेथड्स। अगर यूनिटेग्मिक ओव्यूल का डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो ये 2 तरीके से देखा जाता है। पहला, बाय द फ्यूजन ऑफ बोथ द इंटेग्यूमेंट्स, दोनों इंटेग्यूमेंट्स आपस में फ्यूज कर जाती है जिससे कि एक सिंगल इंटेग्यूमेंट देखने को मिलती है या देखी जाती है। ठीक है, इन दैट केस एग्जाम्पल इज रेननक्यूलेसी। एंड सेकेंडली इट इज फॉर्म्ड बाय रिडक्शन ऑफ ग्रोथ इन वन इंटेग्यूमेंट। किसी भी एक इंटेग्यूमेंट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, दैट केस ऑल्सो इट इज यूनिटेग्मिक। Example is seen in Solicaceae. Second category is bitegmic. Now the third category is bitegmic ovule. In these ovules, the outer integument develops after inner integument and it is fleshy. तो इन तरह के ovules में outer integument का development inner integument के बाद में होता है
और ये फ्लैशी नेचर का होता है, मांसल प्रकृति का होता है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोपाइल टेक्स प्लेस बाय इनर इंटेगुमेंट, जबकि माइक्रोपाइल का निर्माण इनर इंटेगुमेंट के द्वारा देखा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी कम्स इन पॉलीपेटली एंड मोनोकॉट्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज ट्राइटेगमिक और पॉलीटेगमिक टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। नाउ इन सम एंजियोस्पर्म्स एक्सेप्शनली मोर देन 2 इंटेगुमेंट्स आर फाउंड। कुछ एंजियोस्पर्म्स में, जो कि अपवाद होते हैं, उनमें 2 से ज़्यादा इंटेगुमेंट्स देखी जाती हैं, पाई जाती हैं। एग्जाम्पल इज एस्फोडिलस एंड ट्राइएंथेमा। नाउ देयर आउटरमोस्ट इंटेगुमेंट इज नोन एज एरिल। इनमें जो सबसे बाहरी इंटेगुमेंट होता है उसे एरिल कहा जाता है। नाउ इन मैनी मेंबर्स ऑफ यूफोर्बिएसी an outgrowth is found at the apex of outer integument which is known as caruncle. यूफोर्बिएसी के कई मेंबर्स के अंदर आउटग्रोथ या उभार देखने को मिलता है आउटर इंटेगुमेंट के एपेक्स पर, जिसे कैरंकल कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिस्ट, कुछ मॉर्फोलॉजिस्ट के हिसाब से बायटेगमिक ओव्यूल प्रिमिटिव माना गया है एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिटेगमिक ओव्यूल टेक्स प्लेस बाय बायटेगमिक ओव्यूल। कुछ मॉर्फोलॉजिस्ट ने बायटेगमिक ओव्यूल को प्राचीन या प्रिमिटिव माना है और उनका ऐसा कहना है कि यूनिटेगमिक ओव्यूल का जो डेवलपमेंट है वो बायटेगमिक ओव्यूल के द्वारा हुआ है। नाउ इन सम प्लांट्स स्टोमेटा आर फाउंड इन आउटर इंटेगुमेंट। कुछ प्लांट्स में आउटर इंटेगुमेंट में स्टोमेटा पाए जाते हैं, जैसे कि क्लियम विस्कोसा के अंदर और मैग्नोलिया के अंदर। कुछ प्लांट्स में क्लोरोफिल भी पाया जाता है स्टोमेटा के साथ में आउटर इंटेगुमेंट में। एग्जाम्पल इज लिलियम। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल से सीड का निर्माण होता है, वहीं सीड कोट का निर्माण होता है इंटेगुमेंट्स के द्वारा। नाउ आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा का फॉर्मेशन करती है, वहीं इनर इंटेगुमेंट से टेगमेन का निर्माण होता है। Now next is micropyle. In between outer and inner integument, opening like portion is found which is called micropyle, which is divided into 2 parts. Now outer और integument के बीच में एक opening जैसा portion बनता है जिसे micropyle कहा जाता है। Micropyle 2 parts में विभेदित होता है, that are exostome and endostome. Exostome is a pore between outer integuments, whereas endostome is a pore या छिद्र between inner integuments. Next is obturator. Now any ovular structure, कोई सा भी ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो associated होता है with directing the growth of pollen tube towards the micropyle, जो कि डायरेक्ट करता है पोलन ट्यूब की ग्रोथ को माइक्रोपाइल की तरफ, उसे ऑब्ट्यूरेटर कहा जाता है। Obturator exhibit great variation in their origin, morphology, anatomy and extent of development. Now बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं देखी जाती हैं, कई प्रकार के वेरिएशंस देखे जाते हैं ऑब्ट्यूरेटर के ओरिजिन में कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की है, उनकी एनाटॉमी किस प्रकार की है और उनका एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट कैसा रहा है। इसमें काफ़ी विभिन्नताएं पाई गई हैं। दे मे ओरिजिनेट फ्रॉम प्लेसेंटा और फ्यूनिकुलस और बोथ। नाउ ओरिजिन जो होता है ऑब्ट्यूरेटर का, ये प्लेसेंटा से भी हो सकता है, फ्यूनिकुलस से भी हो सकता है या फिर दोनों से हो सकता है। नाउ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑब्ट्यूरेटर इज वन विच इज फॉर्म्ड बाय लोकल स्वेलिंग्स ऑफ फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस के अंदर लोकल स्वेलिंग्स आ जाने से, सूजन आ जाने से ऑब्ट्यूरेटर का फॉर्मेशन होता है। एकेंथेसी में, एनाकार्डियेसी में, लेमिएसी में और मैग्नोलिएसी फैमिलीज में। नाउ इन साइनम द फ्यूनिकुलस सिंपली बिकम्स नी शेप्ड। साइनम के अंदर फ्यूनिकुलस घुटनों की आकृति का हो जाता है, नी शेप हो जाता है और ऑब्ट्यूरेटर की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। वहीं कुछ प्लांट्स में प्लेसेंटा ऑब्ट्यूरेटर का फॉर्मेशन करता है और ऐसा कुकुरबिटेसी फैमिली में एंड यूफोर्बिएसी फैमिली के अंदर देखा गया है। Next is nucellus. It represents the wall of megasporangium. Megasporangium की wall represent करता है nucellus. Each ovule has only one nucellus. प्रत्येक ओव्यूल में केवल एक nucellus ही पाया जाता है।
as an abnormality. However, twin nuclei may also occur in a common fold of integument. कई बार abnormality के रूप में डबल न्यूक्लियाई या ट्विन न्यूक्लियाई भी देखे जाते हैं इंटेगुमेंट्स की कॉमन फोल्ड में, जैसे कि बेलपत्र में या एगल मार्मेलोस के अंदर. इन सम प्लांट्स न्यूसिलस कम्स आउट ऑफ माइक्रोपाइल. कई बार माइक्रोपाइल के बाहर भी न्यूसिलस निकल जाता है कुछ पौधों के अंदर, उसे हम न्यूसिलर बीक कहते हैं. ऐसा देखने को मिलता है यूफोर्बिएसी और कुकुरबिटेसी फैमिलीज में. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस कवरिंग, टू टाइप्स ऑफ न्यूसिलस आर फाउंड. न्यूसिलस की कवरिंग के आधार पर हमने न्यूसिलस को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, टेनुए न्यूसिलस एंड क्रेसी न्यूसिलेट. नाउ if a single thick layer of nucellus is found around megaspore mother cell, it is called tenuis nucellus. अगर मेगास्पोर मदर सेल के चारों तरफ न्यूसिलस की एक सिंगल परत या लेयर पाई जाती है तो उसे हम टेनुए न्यूसिलस कहते हैं. एग्जाम्पल इज यूनिटेगमिक ओव्यूल. वेयर एज सेकेंड केस में यानी कि क्रेसी न्यूसिलेट में जब मेगास्पोर मदर सेल के चारों तरफ मोर देन 2 कवरिंग्स पाई जाती हैं ओव्यूल के अंदर तो उसे हम क्रेसी न्यूसिलेट कहते हैं. एग्जाम्पल इज बायटेगमिक ओव्यूल. नेक्स्ट इज hypostase and epistase condition. So the hypostase refers to a group of cells present right below the embryo sac and above the vascular supply to the funiculus. ग्रुप ऑफ सेल्स हाइपोस्टेस कहलाते हैं जो कि पाए जाते हैं एम्ब्रियो सैक के नीचे और फ्यूनिकुलस को जाने वाली वेस्कुलर सप्लाई के ऊपर की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं. दे बिकम थिक वॉल्ड. ये थिक वॉल्ड हो जाते हैं लिग्निफिकेशन की वजह से, लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से, और इनमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की मात्रा बहुत कम देखी जाती है. ओकेजनली द सेल्स ऑफ हाइपोस्टेस मे सराउंड अ पोर्शन ऑफ एम्ब्रियो सैक. कई बार हाइपोस्टेस को बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो एम्ब्रियो सैक के कुछ पार्ट को घेर लेती हैं एंड मे इवन एक्सटेंड इनटू द माइक्रोपाइलर हाफ ऑफ ओव्यूल. और कई बार एक्सटेंड करके बढ़ करके ये ओव्यूल के माइक्रोपाइलर पार्ट की तरफ भी पहुंच जाती हैं. हिस्टोकेमिकल स्टडीज हैव शोन दैट इन agave the cells of hypostase accumulate starch, proteins and lipids. हिस्टोकेमिकल स्टडीज के द्वारा ये पता लगा है कि एगेव के अंदर हाइपोस्टेस की जो कोशिकाएं हैं वो स्टार्च का, प्रोटीन्स का और लिपिड्स का एक्यूमुलेशन करती हैं. नाउ हाइपोस्टेस अकर्स इन मैनी फैमिलीज. कई सारी फैमिलीज में देखा गया है इन्हें, जैसे लिलिएसी में, जिंजिबरेसी में, यूफोर्बिएसी में, थिएसी में एंड एपीएसी में. कुछ प्लांट्स के अंदर लिग्निफाइड सेल्स आर आल्सो फाउंड एट अपर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक. कई प्लांट्स में ये जो लिग्निफाइड कोशिकाएं होती हैं ये एम्ब्रियो सैक के अपर एंड में भी देखी जाती हैं कप शेप फॉर्म में, विच प्रिवेंट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ माइक्रोपाइल. ये डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को माइक्रोपाइल से बाहर आने से रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं. ऐसी सेल्स को एपिस्टेस कहा जाता है. एग्जाम्पल इज कॉस्टस एंड इन कॉस्टीलिया. दिस टाइप ऑफ stage is seen. Yeah, this type of condition is found.